नमस्कार, मैं आमिना और आप देख रहे हैं यूएनएन। पिछले कुछ दिनों पहले ही वीआईपी छोड़ कांग्रेस का हाथ थामने वाले यानी कि वीआईपी के ही प्रदेश अध्यक्ष चौधरी लौटन राम निषाद हमारे साथ मौजूद हैं। तो आज हम इनसे जानेंगे कि आखिर वजह क्या थी वीआईपी पार्टी छोड़ने की, और वीआईपी पार्टी छोड़ दिया तो कांग्रेस ही क्यों चुना। तो सर, सबसे पहले तो आपका स्वागत है। धन्यवाद यूएनएन चैनल के सभी साथियों को और सभी दर्शकों को। देखिए, मैं वजह, विकासशील हाँ, वजह बताइए क्या रहा कि वीआईपी पार्टी जो इतने दिन से काम कर रहे थे और उत्तर प्रदेश में एक बड़ा चेहरा बन गए थे वीआईपी का, अगर देखा जाए तो, और उसके बाद कैसे पार्टी ही छोड़ दी। देखिए, विकासशील इंसान पार्टी का प्रदेश अध्यक्ष बनने के बाद जितना हो सका मैं जो हमारी विचारधारा है, सामाजिक न्याय की विचारधारा, मैं पेरियार, ललई सिंह यादव हों, बीपी मंडल, कर्पूरी ठाकुर हो, ज्योतिबा फुले, सावित्रीबाई फुले, डॉक्टर फातिमा शेख है, आदि मैं महापुरुषों को जिन्होंने सामाजिक न्याय की बुनियाद को मजबूत करने का प्रयास किया और उन्हीं की विचारधारा से मैं अपने को जोड़ते हुए सामाजिक न्याय की बुनियाद को मजबूत करने का काम कर रहा था। वीआईपी पार्टी का प्रदेश अध्यक्ष बनने के बाद ऐसा लगा था कि निषाद समाज के साथ साथ तमाम जो पिछड़े, दलित, वंचित, अकलियत पसमानदा समाज के लोग हैं, उनकी बेहतरी के लिए, उनको सामाजिक न्याय सुनिश्चित कराने के लिए मैं बेहतर तरीके से काम कर सकता हूं। लेकिन मुझे धीरे धीरे यह महसूस होने लगा और अपराध बोध भी होने लगा कि मेरा निर्णय यह शायद गलत रहा है, क्योंकि वीआईपी पार्टी के जो संस्थापक हैं और बिहार सरकार में राजग गठबंधन का अंग भी वीआईपी पार्टी है, उसके मुखिया सनाफ मल्लाह मुकेश सहनी जी जो बातें मंचों पर करते थे, अच्छी बातें करते थे, लेकिन अंदर खाने वह अमित शाह के द्वारा जो है कि निर्देशित किए जाते थे, वहीं वह काम कर रहे थे जो भारतीय जनता पार्टी के लिए लाभकारी था। और मुझे लगा कि हमें हमें डैमेज करने का एक बहुत बड़ा षड्यंत्र जो है भारतीय जनता पार्टी के चुनिंदा नेताओं के द्वारा कराया जा रहा है। और सनाफ मल्लाह मुकेश सहनी का जो यहाँ पर जो कार्यक्रम चलते थे कि आरक्षण नहीं तो गठबंधन नहीं, भाजपा ने जो है आरक्षण नहीं दिया तो हम भाजपा के साथ नहीं जाएंगे, उसकी मदद नहीं करेंगे। और हमने प्रश्न भी खड़ा किया था कि अगर भाजपा से गठबंधन हमारा नहीं होता है तो क्या सपा और कांग्रेस से हम गठबंधन कर सकते हैं। उन्होंने सीधे नकार दिया कि हम नहीं, न कांग्रेस से, सपा से गठबंधन नहीं करेंगे। हमने कहा देखिए, अकेले मैं कुछ नहीं कर सकता हूं, गठबंधन की राजनीति को हमें आगे बढ़ाना पड़ेगा। अगर हमारा किसी दल से जो है, सपा से अगर हमारा 20 सीटों पर भी गठबंधन हो जाए तो हम 18 सीट जीत करके दे सकते हैं। भारतीय जनता पार्टी हमें 40 टिकट दे तो हम 2 विधायक भी अपना नहीं बना सकते हैं। लेकिन हमें मालूम हुआ कि अमित शाह जो है कि 20 दिसंबर तक लौटन राम को वीआईपी पार्टी के साथ जोड़े रखना चाह रहे थे। इतना बड़ा षड्यंत्र मेरे द्वारा खिलाफ किया जा रहा था, जिससे मैंने जो हमारी अपनी विचारधारा है सामाजिक न्याय की, मंडलवाद की, कर्पूरी बात की, पेरियारवाद की, उसको आगे बढ़ाने के लिए हमने कांग्रेस को इसलिए चुना क्योंकि आज मैं देख रहा हूं कि भारतीय जनता पार्टी जो कहती है वो करती नहीं है। उसकी कथनी और करनी में आकाश पाताल का फर्क है, बहुत ही अंतर है। वह नफरत की राजनीति करके जो है हिंदू वोटों का ध्रुवीकरण कराना चाहती है, कभी ईद और दिवाली की बात करके, कभी गाय और गोमूत्र की बात करके, पिछड़ा और अति पिछड़ा, दलित और अति दलित की बात करके वह नफरत की राजनीति को करने का काम करती है। और वर्तमान परिवेश में भारतीय जनता पार्टी बंच ऑफ थॉट्स और वी आर आवर नेशन हु डिफाइंड 2 किताबें हैं, गुरु गोलवलकर के द्वारा लिखी गई है, जो संघ के प्रेरक थे। और उसमें पिछड़े, दलित, वंचित, अकलियत समाज को कैसे गुलाम बना करके रखना है, कैसे इनको अधिकारों से वंचित करना है, वो सारी नीतियां वर्तमान में आरएसएस के इशारे पर भारतीय जनता पार्टी जो है कि आगे बढ़ाने का काम कर रही है। देखिए, भारतीय जनता पार्टी ने कौन सा एक काम कोई बता दीजिए कि जब से नरेंद्र मोदी जी देश के प्रधानमंत्री बने हैं, अगर एक भी राष्ट्रीय हित में, पिछड़ा, दलित, वंचित समाज के हित में अगर वो कार्य किए हो तो कोई बता दे। गेल हो, सेल हो, भेल हो, रेल हो, एनजीसी हो, चाहे कोयला खदान हो, चाहे पोर्ट ट्रस्ट हो, चाहे जितने भी सरकारी और केंद्रीय उपक्रम हैं, संस्थान हैं, सारी कांग्रेस पार्टी ने बनाया है। और वर्तमान में जो है अडानी और अंबानी के हाथों जो है भारतीय जनता पार्टी की सरकार सरकारी संस्थानों का निजीकरण कर रही है, जिससे सीधे सीधे यह है कि पिछड़े, दलित, वंचित समाज को जो आरक्षण मिल रहा है, एससी के नाम पर, एसटी के नाम पर, ओबीसी के नाम पर, जब सरकारी संस्थान ही नहीं रहेंगे, संविधान के पक्ष में काम ही नहीं होगा, तो आरक्षण की नीति लागू हो नहीं सकती। और भारतीय जनता पार्टी के कुछ नेताओं ने, जैसे सुब्रमण्यम स्वामी ने एक बार बयान दिया था
कि और नितिन गडकरी ने भी बयान दिया था कि हम आरक्षण तो खत्म नहीं करेंगे, लेकिन आरक्षण को इस हद तक पहुंचा देंगे कि आरक्षण का मतलब ही नहीं रह जाएगा। और वर्तमान में नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व वाली सरकार हो, चाहे उत्तर प्रदेश में योगी आदित्यनाथ के नेतृत्व की सरकार हो, यह पूरी तरह जो है कि संविधान, लोकतंत्र और सामाजिक न्याय को कुंद करने का, खत्म करने का षड्यंत्र कर रहे हैं। पिछड़ा, दलित, वंचित समाज जो लंबे संघर्षों के बाद पेरियार के आंदोलन से, अंबेडकर के आंदोलन से, बीपी मंडल, ज्योतिबा फुले के आंदोलन से एक उभर करके आया और आज कुछ न कुछ इनका 2%, 4%, 10% जो प्रतिनिधित्व दिखाई दे रहा है, इससे भारतीय जनता पार्टी और संघ के लोगों के पेट में दर्द हो रहा है। तो आज वर्तमान में यह स्थिति बन रही है कि जो सरकारी संस्थान है, उपक्रम है, अब देख लीजिए लखनऊ का एयरपोर्ट अडानी को दे दिया गया, अहमदाबाद का एयरपोर्ट जो है अडानी एयरपोर्ट हो गया। तमाम जो है कि अब अडानी और अंबानी की ट्रेनें जो है रेलवे लाइन पर दौड़ रही हैं। जो कुछ भी अगल बगल बिजली के तार और खंभे दिखाई दे, चाहे रेलवे लाइन दिखाई दे, ये सब कांग्रेस ने बनाया था। कांग्रेस ने देश को जो है तरक्की के मार्ग पर ले जाने का काम किया और भारतीय जनता पार्टी पुनः जो है कि पूंजीपतियों के हाथों में देश की सारी संपदा को, सारे संस्थान को दे करके पुनः देश को गुलामी की ओर ढकेलने का काम कर रही है। ऐसी स्थिति में मुझे लगा कि भारतीय जनता पार्टी को मुंह तोड़ जवाब देने के लायक एक ही राष्ट्रीय पार्टी है और वह पार्टी है कांग्रेस पार्टी। और प्रियंका गांधी जी जिस तरह से तेजी से काम कर रही हैं किसानों के, मजदूरों के, पिछड़ों, दलितों, वंचितों, अल्पसंख्यकों के उत्थान के लिए, तो प्रियंका गांधी के नेतृत्व में एक नई कांग्रेस का उदय हुआ है और निश्चित रूप से जो है कि कांग्रेस का भविष्य उज्जवल दिखाई दे रहा है और कांग्रेस में ही हम लोग अपने भविष्य को सुरक्षित महसूस कर रहे हैं। जैसे आपने कहा कि अकेले नहीं चुनाव लड़ सकते थे अगर वीआईपी में रहते, तो अभी कुछ दिन पहले ही वीआईपी की ही रैली हुई गोरखपुर में, तो वहां पर मुकेश सहनी ने कहा कि हम लोग 150 सीटों से ज्यादा चुनाव लड़ेंगे और अकेले ही लड़ेंगे, क्योंकि अगर गठबंधन नहीं होगा तभी जब आरक्षण होगा। तो वो कह रहे हैं कि हम अपने दम पे लड़ेंगे, भाजपा से गठबंधन की कोई बात नहीं करी। आप कह रहे हैं कि गठबंधन अकेले नहीं लड़ सकते थे वीआईपी, तो क्या लग रहा है, क्या रहेगा उनका उत्तर प्रदेश का रिजल्ट? देखिए, भारतीय जनता पार्टी का जो खेल है कि इस समय जो है कि विशेष करके निषाद समाज के साथ साथ जो है पिछड़े दलित वर्ग में बहुत बड़ा आक्रोश है और भाजपा से नाराज मत जाएगा कहाँ, या तो समाजवादी पार्टी के साथ जाएगा या तो कांग्रेस पार्टी के साथ जाएगा। और भारतीय जनता पार्टी का एक गेम था कि किसी विधानसभा में 10,000 वोट हमसे नाराज होकर के अगर कांग्रेस के साथ शिफ्ट करता है तो उसका 20,000 का नुकसान होता। तो मुकेश सहनी को आगे करके कि आप 165 सीटें, 69 सीटें, जहां भारतीय जनता पार्टी को लगता था कि वीआईपी लड़ करके 10,000, 20,000, 25,000 वोट काटेगी, तो उसका लाभ जो है वीआईपी पार्टी को न मिल करके वह भारतीय जनता पार्टी को मिलेगा, क्योंकि उनका मकसद था कि भाजपा का नाराज वोट किसी दूसरे राजनीतिक दल के साथ शिफ्ट न हो करके वह वीआईपी के साथ शिफ्ट हो जाए, ताकि उनका जो है कि दोगुना नुकसान न हो करके कमतर नुकसान हो। इसलिए मुकेश सहनी जी दावे के साथ कहते थे कि हम अकेले अपने चुनाव चिन्ह पर लड़ेंगे, 165, 169 सीटों पर हम चुनाव लड़ेंगे। इसका सीधा सीधा मकसद था कि भारतीय जनता पार्टी को प्रत्यक्ष नहीं तो परोक्ष रूप से लाभ पहुंचाने की एक साजिश थी, एक योजना थी। मुकेश सहनी बात करते हैं, निषादों की बात करते हैं। जैसे आप लोग ने भी अभी फूलन देवी की जो पुण्यतिथि वो मनाई, मूर्तियां जो थी वो थी। उसके बाद अभी भाजपा के प्रवक्ता जो है सुधांशु त्रिवेदी, उन्होंने फूलन देवी को ऑफिशियली डकैत और ऐसे बयान दिए उन्होंने किसी टेलीविजन पे। तो क्या अब लग रहा है कि मुकेश सहनी का, क्योंकि इस पे कोई बयान नहीं आया, तो लग रहा है कि वो जाएंगे भाजपा के साथ या अपने निषाद समाज के साथ? देखिए, मुकेश सहनी एक आध बार कह चुके हैं कि मैं कमर्शियल और बिजनेसमैन हूं और मैं घाटे का सौदा नहीं करता हूं। तो वह अपने लाभ के लिए, अपने परिवार के लाभ के लिए, जैसे संजय निषाद हैं, संजय निषाद और उनके में एक ही अंतर है कि संजय निषाद समाज से भी चंदा लेते हैं और राजनीतिक दलों से भी सौदाबाजी करते हैं। मुकेश सहनी जो है मोटी रकम जो है कि भारतीय जनता पार्टी से अभी उगाही करके ही जो कार्यक्रम होते हैं वो करते रहे हैं। और जैसा कि अभी सुधांशु त्रिवेदी जो भारतीय जनता पार्टी के राज्यसभा के सांसद उत्तर प्रदेश से ही है और राष्ट्रीय प्रवक्ता हैं, उन्होंने एक नेशनल चैनल के डिबेट में उन्होंने सीधे सीधे कहा कि फूलन देवी ऑफिशियल डकैत थी, हत्यारिन थी। उसने 20 लोगों को, 40 लोगों को जो है कि का हत्या करने का काम की थी। मैं सुधांशु त्रिवेदी से पूछना चाहता हूं कि क्या उनके बहन बेटी के साथ, उनकी बुआ और फूफी के साथ, क्या उनकी भतीजी और बेटी के साथ अगर सामूहिक बलात्कार होता और नंगा करके कुआं से पानी खिंचाया जाता, 22 दिनों तक फूलन देवी की आबरू के साथ खिलवाड़ सामंती व्यवस्था के लोग, वर्णवादी व्यवस्था के लोगों ने किया था। और फूलन देवी ने
जो है कि अपने को पेड़ की धरन से लटक कर पंखा से फंदा लगाकर आग लगाकर के आत्महत्या करना स्वीकार नहीं किया। फूलन देवी जो है कि नारी सशक्तिकरण का प्रमाण देते हुए जिन आतताइयों ने ब्यामई गांव में फूलन देवी की आबरू जिस स्थान पर लूटने का काम किया था, जिस कुआं से नंगा करके पानी खींचने का काम खिंचवाने का काम किया था, उसी स्थान पर बाबा मुस्तकीम जी की मदद से की प्रेरणा से प्रेरित होकर के फूलन देवी ने उन आतताइयों को रास्ते से हटाने का काम किया था। महिषासुर का नाम आप लोग सुने होंगे। महिषासुर पिछड़े, दलित, वंचित समाज के, आदिवासी समाज के, मूल निवासी समाज के नायक थे, राजा थे। छल कपट करके दुर्गा जी से जो है कि महिषासुर की हत्या कराई गई। और साल में 2 बार नवरात्रा आता है, एक चैत्र का नवरात्रा आता है, एक शीतकाल में नवरात्रा आता है। और जगह जगह गांव-गांव में दुर्गा की मूर्तियां लगाई गई हैं, मंदिर बनाए गए हैं, पंडाल सजाए जाते हैं। तो जब एक महिषासुर की हत्या करने वाली दुर्गा की पूजा हो सकती है तो फूलन देवी की पूजा क्यों नहीं होनी चाहिए। फूलन देवी हमारी आस्था की केंद्र हैं, हम लोगों की आदर्श हैं। विश्व की तमाम सम्मानित पत्रिकाओं ने फूलन देवी को विश्व की चौथी और भारत की पहली जो है क्रांतिकारी महिला का खिताब दिया है। फूलन देवी कोई डकैत नहीं, नारी सशक्तिकरण की, सामाजिक न्याय की प्रतीक रही हैं। और सुधांशु द्विवेदी जी को सार्वजनिक तौर पर जो फूलन देवी पर टिप्पणी किए हैं उन्हें माफ़ी मांगना पड़ेगा, नहीं तो यह निषाद समाज जिस तरह से अंग्रेजों की नैया को डुबा करके देश से भगाने का काम किया था, भारतीय जनता पार्टी की नैया तो डूब रही है, अब वो भारतीय जनता पार्टी की नैया का खेवनहार ये निषाद समाज नहीं बनेगा। बहुत नाटक हो गया निषाद राज और राम की मित्रता का हवाला देकर निषाद समाज का वोट लेने का, लेकिन भारतीय जनता पार्टी जब जब केंद्र में चाहे प्रदेश में उसकी सरकार बनी है, निषाद मछुआरा समाज के साथ साथ पिछड़े, दलित, वंचित समाज को संवैधानिक अधिकारों से वंचित करने का षड्यंत्र करती रही है। और सुधांशु द्विवेदी से मैं पूछना चाहता हूं कि अगर आपकी बहन बेटी के साथ ऐसा खिलवाड़ होता, उनकी आबरू लूटी जाती, तो क्या आप ढोल नगाड़े बजाते, क्या मिठाई बटाते, ताली बंटवाते, क्या आप इस पर खुशी जाहिर करते क्या? सुधांशु त्रिवेदी का जो यह बयान है बिल्कुल जो है कि मानसिक दिवालियेपन का प्रमाण है। और भारतीय जनता पार्टी जो बंच ऑफ थॉट्स में जो बातें उल्लिखित की गई हैं उसी से मिलता जुलता बयान सुधांशु त्रिवेदी का है। क्योंकि भारतीय जनता पार्टी जो है कि भारत के मूल निवासियों के साथ नफरत की भावना पैदा करके जो है कि पूरे देश की संपदा को, अर्थव्यवस्था को चौपट करने और बेचने का षड्यंत्र कर रही है। और यह जनता जो है भाजपा के फर्जी हिंदुत्व के और राष्ट्रवाद के कथन को समझ चुकी है। और 2022 में उत्तर प्रदेश में भाजपा को मुंह की खानी पड़ेगी। लास्ट में बस एक ही क्वेश्चन, कांग्रेस ज्वाइन किया आपने, कांग्रेस पिछले 70 साल से राज कर रही थी, तो पहले भी तो गठबंधन कर सकती थी, निषाद समाज की बात कर सकती थी। आप भी पहले राजनीति में सक्रिय थे, कांग्रेस से बात हुई होगी, लेकिन अब क्या लग रहा है कि कांग्रेस गठबंधन कर ले, वो आरक्षण लेके आएगी, निषाद समाज के लिए काम करेगी? क्योंकि पहले उन्होंने सरकार बनाई, पहले नहीं किया, तो क्या अब करेगा? देखिए, मैं लंबे समय से जो है कि निषाद आरक्षण का और निषादों के अधिकार की मैं लड़ाई लड़ता रहा हूँ। जब देश और उत्तर प्रदेश का निषाद जो है मल्लाह, केवट, बिंद, धीवर, कहार, गुड़िया, तुराहा, बाथम, माझी, रायकवार में ही नहीं उपजातियों के नाम पे, खापों के नाम पर बटा हुआ था, मैं सबको एक टाट पर जोड़ करके जगा करके बैठाने का काम किया। और 1992 से मैं लगातार सामाजिक न्याय की, आरक्षण की लड़ाई लड़ता रहा कि जब देश की राजधानी दिल्ली का मल्लाह अनुसूचित जाति में हो सकता है, पश्चिम बंगाल का झालो मालो, जलिया, नाम, सुदर, पटनी, केवट, कैवर्ता, मल्लाह, केवट, बिंद अनुसूचित जाति में हो सकता है, उड़ीसा का केवट, कैवर्ता, डेवर, धीवर अनुसूचित जाति में हो सकता है, तो उत्तर प्रदेश, बिहार और झारखंड का, मध्य प्रदेश का क्यों नहीं? हमारी तो एक ही मांग रही है पहले भी और आज भी है कि यह भारतीय जनता पार्टी ने 2012 के चुनाव घोषणा पत्र में यह संकल्प लिया था कि भविष्य में कभी भी हमारी सरकार बनेगी तो हम निषाद मछुआ समुदाय की मल्लाह, केवट, बिंद, धीवर, कहार, गुड़िया, तुराहा, बाथम, माझी, रायकवार, चाई, तियर के साथ साथ लोनिया, प्रजापति, कुमार, भर, राजभर, बंजारा और बिहार जाति को अनुसूचित जाति में शामिल करेंगे। और निषाद मछुआ समुदाय का बालू, मोरंग, खनन, मत्स्य पालन का, सिंघाड़ा की खेती का, नौका फेरी, मत्स्या खेत और शिकार माही का जो परंपरागत पेशा है, हम इस समाज को देने का काम करेंगे। और 5 अक्टूबर 2012 को दिल्ली के मावलंकर ऑडिटोरियम में भाजपा के तत्कालीन राष्ट्रीय अध्यक्ष जो है नितिन गडकरी जी और दिवंगत नेत्री सुषमा स्वराज जी ने फिशरमैन विजन डॉक्यूमेंट्स, मछुआरा दृष्टिपत्र जारी करते हुए यह संकल्प लिया था कि 2012 में हमारी सरकार बनेगी तो हम आरक्षण की विसंगति को दूर करके पूरे देश के निषाद मछुआरा जातियों को अनुसूचित जाति या अनुसूचित जनजाति का आरक्षण का लाभ देने का काम करेंगे। और नीली क्रांति के माध्यम से हम निषादों का आर्थिक विकास और आर्थिक उन्नयन करने का काम करेंगे। लेकिन भारतीय जनता पार्टी
पार्टी का वादा और संकल्प अभी तक खोखला साबित हुआ है। यह शीतकालीन सत्र चल रहा है। उत्तर प्रदेश चुनाव से पहले अगर भारतीय जनता पार्टी निषाद राज और राम की मित्रता में विश्वास रखती है तो जैसे मझवार की पर्यायवाची जातियां सेंसस ऑफ इंडिया 1961 में माझी, मल्लाह, केवट, राजगोंड, गोंड, मझवार को मुजाबिर को मान लिया गया है। तुरैया की पर्यायवाची तुराहा, तुराहा, धीमर, धीवर होते हैं। गोंड की पर्यायवाची गोड़िया, धुरिया, कहार, रायकवार, बाथम, सुरहिया होते हैं। अगर इनको चमार की भांति, जैसे चमार की सारी उपजातियां जाटव, जाटवी, अहिरबार, दबकर, मोची, कुलीर, रैगर आदि, धर्मी, रमदसिया, शिवदसिया, रैदासी, नीम, पिपैल, करदम, दोहरा, दोहरे, उतरहा, दक्षिणा, जयसवार, अहिरवार को जो है मोची और धुसिया, झुसिया को चमार और जाटों का प्रमाण पत्र मिलता है तो मल्लाह, माझी, केवट, बिंद को मझवार का, धीमर, धीवर, तुरहा को तुरैया का, गुड़िया, धुरिया, कहार, रायकवार, बाथम को जो है कि गोंड का प्रमाण पत्र जारी करने के लिए अगर ये संविधान अनुसूचित जातियां एवं अनुसूचित जनजातियां आरक्षण संशोधन विधेयक 2020 और 21 ला करके इस समाज को आरक्षण का लाभ देने का काम करते हैं और हमारे बालू, मोरंग, खनन, मत्स्य पालन से जुड़े जो भी परंपरागत पेशे उनको बहाल करते हैं तो भारतीय जनता पार्टी की रीति नीति का पता इसी से लग जाएगा। और देखना है कि इस शीतकालीन सत्र में निषाद समाज से किया गया वादा पूरा करने में भाजपा कहाँ तक खरी उतरती है। उस समय का इंतजार हम लोग करेंगे। और कांग्रेस पार्टी काफी हद तक सोनिया जी से, राहुल जी से हमारी कई बार बातें हुई और दुर्भाग्य रहा कि कांग्रेस पार्टी 25 दल 26 दलों का गठबंधन का था। सोनिया गांधी जी चाहती थी, दिग्विजय सिंह जी चाहते थे, राहुल गांधी जी चाहते थे कि निषाद मछुआ समुदाय को दिल्ली और पश्चिम बंगाल, उड़ीसा की तरह अनुसूचित जाति के आरक्षण का लाभ दिया जाए। लेकिन जो दूसरे गठबंधन के साझीदार थे वह किसी न किसी रूप में अड़ंगेबाजी करते थे। लेकिन प्रियंका गांधी जी, आप उनका जगह जगह बयान महोबा में भी सुनी होगी, गोरखपुर की रैली में उन्होंने कहा हमारे जो पूर्वज जहाँ योगी आदित्यनाथ जिस मठ से निकल करके आए हैं उसके नाथ पंथ के संस्थापक हमारे निषाद कुल के जो है मछेंद्र नाथ जी थे। प्रियंका गांधी जी ने कहा कि हमारी सरकार बनेगी तो हम गोरखपुर में जो मछेंद्र नाथ के नाम पर विश्वविद्यालय खोलेंगे, मत्स्य पालन को कृषि का दर्जा देंगे, निषाद समाज को हम विशेष आरक्षण का दर्जा देने के लिए हम कदम उठाएंगे। इसलिए सबका देख लिया गया। एक बार पुनः प्रियंका गांधी जी जो नई सोच के साथ कांग्रेस को एक नई धार देने के लिए काम कर रही हैं, आप देखी होगी तमाम दल के नेता बड़े बड़े नेता बनते हैं, किसानों पिछड़ों के नेता बनते हैं, लेकिन लखीमपुर का कांड हुआ, तमाम नेता अपने घर में बंद रहे, लेकिन प्रियंका गांधी जी जो है संघर्ष करते हुए लखीमपुर खीरी में पहुंचती हैं और जितने दिवंगत किसान थे उनके परिवार को 50-50 लाख का मदद देने का काम की। अभी आगरा में एक वाल्मीकि समाज का हमारा भाई जो है कि पुलिस प्रताड़ना से मर गया, प्रियंका दीदी ने बुला करके 30 लाख रुपया की मदद की। चाहे वह इलाहाबाद का मामला, क्योंकि वो दुखिया की गति दुखिया जाने की, दुखिया की माई प्रियंका गांधी जी के परिवार का ये बलिदानियों का परिवार है, शहीदों का परिवार है। और खुद प्रियंका गांधी जी के पिता स्वर्गीय राजीव गांधी जी को जो है आतंकवादियों के, देशद्रोहियों के हाथों मौत को गले लगाना पड़ा था। इंदिरा गांधी जी को भी जो है मौत को देश की के लिए शहीद होना पड़ा था। तो ये शहीदों और बलिदानियों की पार्टी है और प्रियंका गांधी जी के नेतृत्व में निश्चित रूप से उत्तर प्रदेश में कांग्रेस जो है कि मजबूती के साथ आगे बढ़ेगी। और भले अकेले सरकार न बने, लेकिन कांग्रेस पार्टी जब लौटन राम जैसे सोशल इंजीनियर जब प्रियंका गांधी जी के साथ, प्रभारी भूपेश बघेल जी के साथ जुड़ गए हैं तो बिना कांग्रेस के अगली सरकार नहीं बनेगी। और जानती हैं कि कांग्रेस पार्टी तो भारतीय जनता पार्टी के साथ कतई जाने वाली नहीं है। तो सरकार बनेगी तो धर्मनिरपेक्ष, पंथ निरपेक्ष, संविधान, लोकतंत्र में विश्वास रखने वाले राजनीतिक दलों के गठबंधन की ही सरकार बनेगी। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया। तो ये थे हमारे साथ चौधरी लौटन राम निषाद, जिन्होंने बताया कि काफी समय से जो गठबंधन की बात हो रही है, आरक्षण की बात हो रही है, आरक्षण के मुद्दे की जो बात हो रही है, काफी समय से चला रहे हैं और तमाम पार्टियों के बाद अब कांग्रेस को भी इन्होंने देखना चाह रहे हैं। अब देखेंगे कि इलेक्शंस आ रहे हैं, इनकी मांगे जो है कब तक ये कांग्रेस पूरी कर लेती। कैमरा पर्सन प्रशांत के साथ मैं आमिना, UNN लखनऊ।